स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। क्लासपीडिया वाले हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुमार सर आपके लिए इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल जो ग्रुप है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जो आपके ब्रांचेज आती हैं उनमें से एक आती है आपकी ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है डीजीटी का, और उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है जो एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे और जिन्होंने या तो जिनकी आईटीआई में ट्रेड जो है वो ऑटोमोबाइल है या मैकेनिक डीजल है, या जिन्होंने डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं बीटेक वाले जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो उन्होंने इस वाले ट्रेड को सेलेक्ट किया है सीबीटी 2 की एग्जाम्स के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। पहली बात तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सर आपका जो सिलेबस होने वाला है एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए वो क्या होने वाला है, और इस सिलेबस में इतने मिनिमम टाइम में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लो ना, जिससे आप तक ये सूचना टाइमली पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में अगर मैं बात करूं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड बेसिक फिटिंग्स है ना, तो जो हर एक ट्रेड में चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिक डीजल हो, शुरुआत के एक जो जो दो चैप्टर होते हैं वो एक तो आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के होते हैं, दूसरा उसमें ट्रेड के जो कुछ हैंड टूल्स होते हैं वो हैंड टूल्स के बारे में। तो स्टार्टिंग के दो चैप्टर हर एक ट्रेड में लगभग कॉमन से होते हैं ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ तो वही होता है सिमिलर, कुछ हैंड टूल्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट वाले वो होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले टूल होते हैं। तो ये दो तीन जो चैप्टर होते हैं वो हर एक ट्रेड में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो पहला जो आपका इसमें जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और ये वाला जो आपका जो टॉपिक है वो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो आपका 50 नंबर का जो सिलेबस है पार्ट ए का, उसमें भी यही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। दूसरा आपका जो टॉपिक है सर मेजरमेंट, मापन और मापन की पद्धतियां एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है ना, ये आपका टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरमेंट्स ऑफ सिस्टम्स जो होती हैं। तो ये भी लगभग हर एक ट्रेड में कॉमन होता है। इसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, ये जो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो भी अगर इंजन रिपेयरिंग में, इंजन मेंटेनेंस में जो जो टूल्स काम में आते हैं, तो ये उन टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो ये भी लगभग आपका कॉमन है। इसके बाद में देखिए आपके वेल्डिंग और फास्टनर्स हैं, वेल्डिंग और फास्टनर्स हैं इस सिलेबस में। अब वेल्डिंग और फास्टनर्स आपको दो ट्रेड में भी देखने को मिलते हैं, एक सर आपके फिटर में भी मिलते हैं और दूसरा आपके किस में मिलते हैं, वेल्डर में भी मिलते हैं ना, टर्नर में भी आपको मिलेंगे, टर्नर। तो ये तीनों चारों ट्रेड में ये कॉमन होते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि सर ड्रिलिंग, टैप, डाई, रीमर और लैपिंग, ये भी आपके उसमें फिटर में, टर्नर में है और ऑटोमोबाइल में भी है। इसी तरीके से सर सीट मेटल है, तो सर सीट मेटल भी आपका फिटर का ही हो गया, ठीक है, ये टॉपिक आपका कॉमन हो गया। अब इसमें देखो आपको करना क्या है जो कुछ अलग है। एक तो थोड़ा सा जैसे आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी, हालांकि फिटर में भी मिलेगा लेकिन आपको मैकेनिक डीजल में नहीं मिलेगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गई, इंटरचेंजेबिलिटी हो गई, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया वो इसी में, क्योंकि सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी होते हैं, हॉर्न वगैरह है ना, सारी चीजें लाइटिंग वाइटिंग के है ना, स्पार्क प्लग वगैरह, तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बेसिक गेट वगैरह पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ोगे, नॉर गेट, एंड गेट, ये आपके सिलेबस में है। अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले तो हम देख लेते हैं सर हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सर इसमें से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद में सर इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल क्या है, अब इतिहास क्या है, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आता नहीं खास कर ना, और पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यहां से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ऑटोमोबाइल शॉप इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये चूंकि आपका बेसिक जानकारी के लिए होता है। इसके बाद में सर इंजन के स्ट्रक्चर के बारे में आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन है ना, या आप बोल सकते हो सर इंजन असेंबली, इसमें क्या आता है, इंजन असेंबली आता है। इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बारे में आएगा, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड पूछा जाएगा।
उसी के अलावा सिलेंडर लाइनर होगा, सिलेंडर लाइनर के बारे में पूछा जाएगा। पिस्टन के बारे में पूछा जाएगा, पिस्टन रिंग होंगी, पिस्टन पिंस होती हैं, जैसा आपने गजन पिन का नाम सुना हो, पिस्टन के अंदर दो रिंग होती है, ऑयल रिंग और प्रेशर रिंग होती है ना। तो अगर पिस्टन रिंग की अगर ऑयल रिंग खराब हो जाती है, घिस जाती है, तो इंजन ऑयल उठाने लग जाता है, उसका साइलेंसर जो होता है वो ब्लैकिश हो जाता है, ज्यादा काला होता है साइलेंसर, ज्यादा धुआं देता है इंजन जो होता है ना काले रंग की, तो वो उसकी जो ऑयल रिंग होती है, ठीक है, तो दो रिंग होती है, ऑयल रिंग और प्रेशर रिंग जो होती है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना है, पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन, जिनको गजन पिन भी बोलते हैं आप पिस्टन पिन को, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा सर क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, है ना, इनके बारे में आप पढ़ोगे। वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, कनेक्टिंग रॉड के बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि सर कनेक्टिंग रॉड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड ही जो इंजन का जो पिस्टन होता है उसको क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, और पिस्टन पर जो पावर आती है वो पावर जो होती है वो क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर होती है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के काम में आता है। तो कनेक्टिंग रॉड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में सर फ्लाईव्हील पढ़ेंगे, है ना, और वाइब्रेशन डैम्पर पढ़ोगे आप, है ना। तो इंजन जब चलता है तो नेचुरल सी बात है वाइब्रेशन करता है, तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, एक एब्जॉर्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहता है, जिसको हम वाइब्रेशन डैम्पर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके जो है सिलेबस में सर टाइप्स ऑफ इंजन, वो तो था सर इंजन की असेंबली, इंजन की बनावट कैसी होती है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं इंजन के ना, मेन मेन पार्ट्स, जैसा कि अभी हमने देखा पिस्टन हो गया, गजन पिन हो गया, क्रैंकशाफ्ट होगी, कनेक्टिंग रॉड हो गई, है ना, ये सारे हो गए, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर हेड हो गया। लेकिन वो हो गया, उसके बाद में सर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन्स, है ना, अलग अलग तरीके के इंजन्स होते हैं, कहाँ ये यूज आते हैं ना, डबल स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन हो गए, कंप्रेशन इग्निशन वाले हो गए, जिनको हम डीजल इंजन भी बोलते हैं, एसआई इंजन हो गए, स्पार्क इग्निशन जो ज्यादातर आपके पेट्रोल इंजन होते हैं वो। फिर सर इंजन की शेप के आधार पर रोटेरी इंजन हो गए, है ना, इनलाइनर इंजन हो गए, आपके वी शेप वाले इंजन हो गए, बहुत टाइप के इंजन होते हैं। तो इंजन का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप में, इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन, ज्यादातर तो हम यहाँ इंटरनल इंजन ही पढ़ते हैं सर, आईसी इंजन जिनके अंदर फ्यूल का कंबस्शन जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, उनको आईसी इंजन बोलते हैं, और जिनमें फ्यूल का कंबस्शन सिलेंडर से बाहर होता है उन्हें हम एक्सटर्नल इंजन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से सर डीजल इंजन है और पेट्रोल इंजन है, तो इंजन का एक प्रकार ये भी होता है सर आईसी इंजन है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन दोनों आईसी इंजन है, लेकिन इसको आप सीआई इंजन बोलते हो, कंप्रेस इग्निशन, और इसे आप एसआई इंजन बोलते हो, स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। उसके बाद में फोर स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन और टू स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन हो गए। तो ये आपके इंजन के टाइप्स पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें सर इंजन के साइकिल, इंजन जब चलता है ना, तो आप देखते हो सर फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है वो कंप्लीट एक साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट करता है ना, है कि नहीं आपको सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक का नाम आपने सुना होगा ना, हाँ, एग्जॉस्ट, बिल्कुल, इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, बिल्कुल सही बात। एक और होता है बीच में पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं ना, जिससे पिस्टन को पावर मिलती है, ठीक है। हाँ, ऑटो साइकिल की अगर हम बात करें तो सर ये इंजन के अंदर जो साइकिल होते हैं, जैसे डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, डबल एक्टिंग इंजन, है ना, कार्नोट साइकिल जो होता है, तो ये इंजन जो होता है ना एक चक्कर पूरा करता है, ऐसा उसका फ्लाईव्हील एक चक्कर जब पूरा करता है, तो एक चक्कर पूरा करने में, जैसे आपके टू स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में एक साइकिल 4 स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। इसके बाद में सर आपके सिलेबस में सर इंजन परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस, तो सर इंजन की एफिशिएंसी आप पढ़ोगे, है ना, और एफिशिएंसी निकालते हैं सर हम, आपने सुना होगा आईएचपी, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, और ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी, तो आईएचपी और बीएचपी इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे आपकी इंजन की एफिशिएंसी निकलती है, दक्षता निकलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सर देखो इंजन की एफिशिएंसी पढ़ोगे सर, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इग्निशन रेशियो क्या होता है इंजन का, कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, कितने कितने अनुपात का होता है, 16:9 होता है या 10:12 होता है, इस तरीके से ना, तो 2 रेशियो पढ़ोगे। वैसे तो एक आपका आ गया सर कंप्रेशन रेशियो, एक होता है आपका इग्निशन रेशियो जो होता है, जो एक फायरिंग ऑर्डर आप पढ़ोगे, फायरिंग ऑर्डर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ना, 2 स्ट्रोक के लिए क्या होता है, 4 स्ट्रोक के लिए फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद में सर इंजन रेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर मेन इफेक्टिव प्रेशर एंड मोस्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है परफॉर्मेंस का। इसी तरीके से अगर हम सिलेबस की बात करें आगे,
तो सर इंजन का फ्यूल सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर बोल सकते हो आप इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और इसमें कोई ज्यादा टिपिकल या ज्यादा डीप नहीं होते हैं ना, सिर्फ डेटा और फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, है कि नहीं, डेटा और फैक्ट बेसिस होते हैं। तो सर इंजन फ्यूल के फॉर्मेट में सर पेट्रोल, डीजल और गैस वाले, है ना, इन इंजन के फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल्स की क्वालिटी को हम निर्धारित करते हैं ऑक्टेन और सिक्टेन नंबर से। तो ऑक्टेन नंबर कितना होता है, सिक्टेन नंबर क्या होता है। डीजल इंजन को डीजल की जो क्वालिटी होती है वो ऑक्टेन नंबर से डिफाइन करते हैं, सिक्टेन से करते तो कितनी होती है, ऑक्टेन सिक्टेन का नंबर मिनिमम कितना होता है, ठीक है। उसके बाद में सर उसका कंबशन फिनोमिना पढ़ेंगे, जैसे नॉकिंग, इंजन जब चलता है तो उसके अंदर अगर नॉक नॉक की आवाज आ रही है, डेटोनेशन की आवाज आ रही है, डेटोनेशन का मतलब विस्फोट के जैसी, है ना, जैसे उसके अंदर कोई हथौड़ी चला रहा हो। इसके बारे में पढ़ेंगे सर प्री इग्निशन, इंजन का प्री इग्निशन पहले ही स्टार्ट हो जाना, इग्नाइट हो जाना। एडिटिव्स आप उसके अंदर क्या मिला, तो जैसे आपको पता है सर इंजन का जो गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं तो उनमें 0.17% जो होता है वो इथाइल ग्लाइकोल मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये इथाइल ग्लाइकोल क्या करता है, जो बर्फीले इलाके होते हैं उनमें उसको पानी को और डीजल को जमने से रोकता है, तो वहां उसमें रेडिएटर में, या आप ये बोल सकते हो डीजल पेट फ्यूल्स वगैरह में ये मिलाया जाता है जिससे वो फ्रिज नहीं हो, है ना। खासकर जो से आपके लद्दाख वाले एरिया जो होते हैं, कश्मीर वाले वैली इलाके जो होते हैं जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां वो जम जाता है डीजल पेट्रोल या पानी रेडिएटर का ना, इसलिए उसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। डीजल नॉक डिले पीरियड क्या होता है, नॉक कितनी देर बाद में आएगी, इसके बारे में पढ़ोगे। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर जो होता है सर, टर्बो चार्जर सुपर चार्जर के बारे में पढ़ोगे, तो आजकल ये सभी गाड़ियों में आता है और इससे उसकी इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी दो तरीकों के इंजन की, एक मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है और एक आपकी होती है फ्यूल एफिशिएंसी होती है। अगर किसी इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब वो इंजन ज्यादा माइलेज देगा, ज्यादा एवरेज देगा, इसका मतलब वही इंजन जो होगा वो 1 लीटर में ज्यादा किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया इंजन परफॉर्मेंस में से। उसके बाद में सर ऑटो व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें आपका ट्रांसमिशन सिस्टम आएगा, ठीक है, और इसमें आपके गियर्स भी आएंगे, ट्रांसमिशन में ज्यादातर गियर ट्रांसमिशन ही होता है, गियर्स के बारे में पढ़ोगे। स्टीयरिंग और फ्रंट एक्सल के बारे में पढ़ोगे, है ना, हाँ, कैस्टर कैम्बर एंगल के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे, फ्रेम और बॉडी के बारे में पढ़ोगे, व्हील और टायर के बारे में पढ़ोगे, ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, क्लच के बारे में पढ़ोगे, ऑटो गवर्नर के बारे में पढ़ोगे। ऑटो गवर्नर क्या होता है, जो स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है उसको ऑटो गवर्नर है होता है। कार्बोरेटर होता है, तो सर कार्बोरेटर किस टाइप के यूज होते हैं गाड़ियों में ना, कार्बोरेटर का जो मिक्सिंग रेशियो होता है, वो मिक्सिंग रेशियो कितना होता है कार्बोरेटर में, एयर का और फ्यूल का मिक्सिंग रेशियो, है ना, उसमें भी फिर आ जाता है सर लीन मिक्सचर, है ना, टू लीन मिक्सचर या नॉर्मल मिक्सचर, तो उनका रेशियो आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर प्रॉपलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो गाड़ियों में एक डिफरेंशियल होता है व्हील के पास में ना, जिससे गाड़ियां मूवमेंट करती हैं, ठीक है। मैनीफोल्ड के बारे में पढ़ोगे, जैसे इसमें ज्यादातर मैनीफोल्ड्स पढ़ोगे तो साथ के साथ में साइलेंसर ही आएगा ना, एग्जॉस्ट और साइलेंसर मफलर के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। तो बेसिक सा मोटे तौर पर आपका ये सिलेबस जो है बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, देखो कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सर फ्यूल फीड सिस्टम, फ्यूल कैसे फीड किया जाता है, ऑटो मैकेनिकली फीड किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फीड किया जाता है, उसमें फ्यूल नोजल, फ्यूल इंजेक्टर पंप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सर इंजेक्शन नोजल के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमाइजर के बारे में पढ़ोगे, जो स्प्रे करता है ना स्प्रे, ऑटोमाइजर के बारे में पढ़ोगे, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में आप पढ़ोगे, हीट वाल्व आएंगे, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट तरीके के वाल्व आएंगे, अलग अलग तरीके के वाल्व, इंजन वाल्व के बारे में आप पढ़ोगे। कई बार ये जो वाल्व होते हैं ये सीज हो जाते हैं, वाल्व खराब हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो इंजन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। इसके बाद में एयर क्लीनर के बारे में पढ़ोगे, जो इंजन में जाने वाली एयर को क्लीन करता हो, है ना, एयर फिल्टर के बारे में पढ़ोगे, फ्यूल गेज पढ़ोगे, फ्यूल फिल्टर के बारे में आप पढ़ोगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर इंजन का कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम, कि सर इंजन जो है वो काम में आ गया, अब इसको ठंडा कैसे रखेंगे, इसको लुब्रिकेट कैसे करेंगे, तो लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ोगे। सर टाइप्स ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ोगे, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग के बारे में पढ़ोगे। ज्यादातर जितने भी आपके टू व्हीलर्स होते हैं उनमें एयर कूलिंग होती है और फोर व्हीलर्स में क्या होती है आपकी वाटर कूलिंग होती है, क्योंकि सर फोर व्हीलर्स में क्या होता है, रेडिएटर होता है, जबकि टू व्हीलर्स में रेडिएटर नहीं होता। तो उनका इंजन, टू व्हीलर का इंजन डायरेक्ट हवा के संपर्क में होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसके इंजन पे बाहर पत्तियां, फिन्स निकली रहती है, उन पत्तियों पर जब हवा टकराती है एनवायरमेंट की तो इंजन क्या हो जाता है, ठंडा।
इसलिए ये एयर कूलिंग हो गया। लेकिन जहां जिनके इंजन कॉम्प्लेक्स हो और जहां किसी बॉक्स के अंदर हो जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं हो, तो उन इंजन को ठंडा करने के लिए वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में आएगा, जो आपके इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, ये वाल्व लगा होगा, तो इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ और ये वाल्व नहीं लगा हुआ थर्मोस्टेट वाल्व, तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट होने की वजह से इंजन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, डिफरेंट तरीके के जो लुब्रिकेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे कैसे लुब्रिकेशन करते हैं, है ना, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसके बाद में सर आपका आ गया ऑटो इलेक्ट्रिकल। ऑटो इलेक्ट्रिकल में मतलब व्हीकल के अंदर जितने भी लाइटिंग वायरिंग है, इग्निशन सिस्टम है, स्पार्क प्लग, उनके बारे में, चार्जिंग सिस्टम है, जनरेटर, डायनेमो, अल्टरनेटर है, स्टार्टिंग मोटर है, बैटरी है, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस है, और ऑटोमोबाइल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है। तो मोटे मोटे तौर पर ये आपका इसके अंदर आते हैं। फिर अगर हम बात करें सर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस की, तो सर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे सर, इंस्पेक्शन करेंगे पहले, तो ऑटोमोबाइल का टेस्टिंग करेंगे, जांच करेंगे कि भाई इसमें दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में इंजन की ट्यूनिंग करेंगे, फिर उसकी सर्विसिंग करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। उसमें फिर ये भी चेक करेंगे सर, एयर पोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, व्हीकल डिस्क्रिप्शन होगा, है ना। उसके बाद में आपका बहुत सारे जो आपके मेंटेनेंस होंगे ना। तो ये आपका मोटे मोटे तौर पर क्या है, सिलेबस है। लेकिन अब आप देखिए कि आपको ये पूरा पढ़ना नहीं है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे सिलेबस को तो आपको बड़ी दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, आपका जो पार्ट बी होता है, वो पार्ट बी जो होता है सर, ये जो होता है, ये कितने नंबर का होगा सर, 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। और टाइम कितना दिया जाएगा सर, 60 मिनट दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सर ये आपको 75 में से 75 नंबर ले आएंगे, तो ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसलिए फिर रणनीति क्या बनानी है सर, रणनीति ये बनानी है कि सर इसमें से हमें, है ना, 45 से 50 नंबर का, 45 से 50 मार्क्स का ही सिलेबस हमें पढ़ना है। पूरा 75 नंबर का सिलेबस नहीं पढ़ना सर। 25 से 30 नंबर का, 25 to 30 नंबर का सिलेबस आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि सर ये जो एग्जाम है आपका पार्ट बी का 75 मार्क्स का, ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये आपका क्वालिफाई करना जरूरी है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 28 से 30 नंबर मिनिमम होने चाहिए। इतने नंबर आपके होने चाहिए। तो अगर आपको इतने ही नंबर चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो मेरिट में नहीं जुड़ता है, तो अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा रिस्क रहेगा, 28-30 के आसपास नंबर आए तो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से ना, तो आप एक तरीके से 35 नंबर का टारगेट लेकर चलो सर, 35 से 40 नंबर का। देखो 35 से लेकर के 40 मार्क्स का, ठीक, ये है ना। अब 35 से 40 मार्क्स का आपको ये कवर करना है, तो फिर मतलब कवर नहीं, कवर तो आपको 50 नंबर का पढ़ना है, तो आपका इतने मार्क्स आने चाहिए इसके बीच में। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा सर, 25 मार्क्स के जो टॉपिक है, इतने नंबर के जो क्वेश्चन हैं आते हैं 25 मार्क्स में, है ना, 75 में से, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं है। अगर टाइम कम देता है, रेलवे ने टाइम कम दिया, तो आप इनको 50 नंबर का मैटर पढ़ो, पूरा 75 मत पढ़ो। लेकिन अगर हाँ आपको लगता है कि सर मेरे ये ऑटोमोबाइल मैंने ढंग से पढ़ लिया, या बाकी की ट्रेड्स में अगर ढंग से पढ़ ली, तो सर वो मेरे बाकी दूसरे एग्जाम्स में काम में जाएंगी, एलपी के अलावा कहीं दिल्ली मेट्रो में काम में जाएगी, डीआरडीओ में काम में जाएगी ना, या और भी स्टेट वाली जो एग्जाम्स निकलती हैं उनमें ये काम में जाएगी, तब तो आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां तो आपके पास में क्या रहेगा कि सर कोर्स जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उस कोर्स में तो वो वीडियो अगले 1-1.5 साल तक रहेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपका पर्पज होना चाहिए सर एग्जाम क्लियर करना सीबीटी 2, और आपको सीबेट वाले एग्जाम में पहुंचना है ना, ये ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे सर कौन कौन से टॉपिक छोड़े, आप ही बता दो सर कौन कौन से टॉपिक छोड़े। देखो मैं अगर टॉपिक छोड़ने की बात कहूं, तो ये जो मेंटेनेंस वाला टॉपिक है ना, ये ठीक ठाक है। इसमें से अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ना चाहें तो ये आप छोड़ सकते हो, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में सर पॉल्यूशन वगैरह जो है, ये तो आप पढ़ोगे, एयर पॉल्यूशन। वैसे भी आप जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जो एनवायरमेंटल स्टडीज जो आप पढ़ोगे, उसमें आपके ये आ ही जाएगा, तो यहाँ से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो ये इजी जी है सर, इंस्पेक्शन करना, इंजन की ट्यूनिंग करना, सर्विसिंग करना, मेंटेनेंस करना, तो ये 3 टॉपिक आप इसमें से पढ़ लीजिए, है ना। बाकी इनको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर अगर हम आगे आ जाएं सर, ऑटो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल वालों अगर नहीं पढ़ना चाहें सर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल का, तो इस पूरे टॉपिक को छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है सर हमारा मैकेनिकल ग्रुप है, हम ऑटोमोबाइल ट्रेड से हैं, तो सर इलेक्ट्रिकल हमारा वीक होता है और हम इसको अभी पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आप 25 नंबर का जो मैटर छोड़ना है उसमें से आप इसे छोड़ सकते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा पढ़ो भाई इसको, है ना, बहुत शानदार टॉपिक है और ज्यादा कोई इसमें डीपली क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाता वो, है ना, तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल, है ना, पंप सिस्टम, है ना, तो इंजेक्शन नोजल वाल्व वगैरह, एयर क्लीनर, फ्यूल गेज, फ्यूल फिल्टर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोपलर शाफ्ट, मैनीफोल्ड एग्जॉस्ट, अगर आप चाहें तो सर इस वाले को छोड़ सकते हो आप, है ना, इनको छोड़ सकते हो, ये अगर आपको थोड़ा लगता है अटपटा कि सर इनको पढ़ने में थोड़ा सा समझ में कम आता है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद में ऑटो व्हीकल टेक्नोलॉजी ना, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक, क्लच, ऑटो गवर्नर, कार्बोरेटर, ये पूरा ही पढ़ना आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको पूरा पढ़ना आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और ये इजीली समझ में भी आ जाता है। इंजन फ्यूल सिस्टम, ऑक्टेन, 60 नंबर, नॉकिंग, डिटोनेशन, सुपरचार्जर, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, पूरा पढ़ो, इसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सर आपका इंजन परफॉर्मेंस, तो इंजन परफॉर्मेंस वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो, सिर्फ इसमें इतना पढ़ लीजिए, एक तो कंप्रेशन रेशो, है ना, छोटा सा कंप्रेशन रेशो ये पढ़ लीजिए, इंजन की एफिशिएंसी पढ़ लो, फायरिंग ऑर्डर क्या है वो पढ़ लो, बाकी इनको आप नहीं पढ़ना चाहो, मोस्ट टेस्ट वगैरह इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी ऑटोमोबाइल ट्रेड है तो इन तीनों से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पढ़ लो, डेटाबेसिस पढ़ लो, सर फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ना, और आपका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के लिए, और इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद में हम बात करें सर इंजन साइकिल, देखो ये साइकिल वाला चैप्टर थोड़ा सा, इंजन साइकिल जो होता है ना, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल जो होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको, तो इसको आप चाहेंगे सर पूरे के पूरे चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट होता है, टॉपिक है इसमें से। इसके बाद में बात करें सर टाइप्स ऑफ इंजन, बिल्कुल पढ़िए सर, पूरा पढ़ो, अलग अलग तरीके के इंजन, क्योंकि जब अलग अलग तरीके के इंजन आपको समझ में आएंगे तभी तो आप उनका मेंटेनेंस कर पाओगे। आप अगर मेंटेनेंस आज तक आपने मान लीजिए 10 साल में आप एक मैकेनिक है और आपने मेंटेनेंस किया था बाइक का ही सर्विस और मेंटेनेंस करते आ रहे थे, अब कोई अचानक से आपको ट्रक पकड़ा देगा, सर ट्रक का इंजन का आप मेंटेनेंस कीजिए, तो कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। उसी तरीके से इसमें जो एक चैप्टर हमारा मेंटेनेंस वाला है ना, ऑटो व्हीकल मेंटेनेंस, उसको समझने के लिए आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, वाल्व मैकेनिज्म, फ्लाई व्हील, कनेक्टिंग रॉड, ये तो इंजन के मेन पार्ट्स हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ो, है ना। इंजन कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सर इंट्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल का इतिहास क्या है, ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन, ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स, ये पढ़ना चाहो तो ठीक है, बाकी छोड़ दो तो इसमें कोई खास ऐसा है नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं है। लेकिन हाँ बढ़िया जो आता है देखो आपका ड्रिल मत पढ़ो, अगर ऑटोमोबाइल ब्रांच वाले बच्चे हैं तो ये मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ड्रिलिंग व्रिलिंग पढ़ के आप ऑटोमोबाइल में इंजन में क्या करोगे। लेकिन आपका जो ट्रेड है ये तो आप पढ़ते ही हो ना, ट्रेड के बारे में सेफ्टी हेल्थ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ये जो डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं ये पढ़ने पड़ेंगे, वेल्डिंग और फास्टनर्स को आप छोड़ सकते हो ऑटोमोबाइल ट्रेड से, तो इससे आपका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सर, हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये मैंने आपको पूरा बता दिया कौन से टॉपिक छोड़ने, आपको कौन से पढ़ने। अब अगर आपको टाइम कम मिला है तो सर कम टाइम मिला तो उसमें तैयारी करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि सर आपको ऐसी जगह से पढ़ना है। दूसरा क्या है, इसमें आपको डीजीटी को जरूर फॉलो करना है ना, डीजीटी का जो सिलेबस है और डीजीटी की जो बुक्स हैं उनको जरूर फॉलो करना है, मार्केट की कोई भी बुक्स वैलिड नहीं है, सिर्फ डीजीटी और निम्मी वाली जो बुक है ये गवर्नमेंट बुक है, यही ऑथेंटिक है, ठीक है, इनसे ही पढ़िए, क्वेश्चन पेपर इनसे ही बनता है। जो आईटीआई बैकग्राउंड से हैं जो बच्चे वो जानते हैं सर आईटीआई में जो पेपर बनता है वो यहीं से बनता है, इसी किताब से बनता है, इसी लैंग्वेज में बनता है, निम्मी लैंग्वेज होती है ना, चेन्नई जहां पर इसका कार्यालय है, तो वो, और जब भी आपका किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पेपर बनेगा, डीआरडू ले लीजिए आप, डीएमआरसी ले लीजिए, स्टेट वाले एग्जाम ले लीजिए, उसमें भी पेपर
इन्हीं में से बनता है, डीजीटी और निमी में से, और इसी का ही आंसर ऑथेंटिक माना जाता है जो इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि सर इतने कम समय में हमारी बेहतरीन तैयारी हो, तो हम कहां से करें, इसको कोई पढ़ाने वाला भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम हैं आपके लिए, है ना, आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। तो देखो, अपना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ये एक आपका लाइव ऑनलाइन कोर्स है, पूरे 50 नंबर का है। ये मैं आपको करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, पूरे ऑथेंटिक सोर्स से, और मार्केट में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या मार्केट में कोई भी जो किताब है, उनमें से वो कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, क्यों, जो आपको, जैसे उसमें मैंने देखा, कई बुक्स में देखा, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, वो लोग डीजीटी के सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे, वो सीधा पढ़ा रहे हैं। अब कई बुक्स में ऐसा है कि उसमें सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस दे रखे हैं, कई टॉपिक जिनका उस सब चैप्टर से कोई लेना देना है ही नहीं है ना, वो है ही नहीं है डीजीटी के सिलेबस में, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था ना, टेक्निकल का सिलेबस जो है वो डीजीटी से आपको कंफर्म करना है, डीजीटी का जो सिलेबस होगा उस ट्रेड का, उस टॉपिक का, वही आपका रहेगा। तो लेकिन लोग डीजीटी के सिलेबस को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो तो जो कुछ भी डाल रहे हैं उसमें टॉपिक्स डाल रहे हैं। इसलिए आपको ये भी बचना है कि सर अगर आपको तैयारी करनी है तो ये ऐसे करनी है कि कुछ फालतू मैटर आपको नहीं पढ़ना पड़े जो आपके सिलेबस में नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस में तो लेकिन उनकी किताबों में नहीं है, उनके ऑनलाइन कोर्स में नहीं है, जो कि डीजीटी के सिलेबस में है। तो हम यहाँ पूरे के पूरे डीजीटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जो उसके सिलेबस में होगा उसी को ही पढ़ाएंगे, जो नहीं होगा उसके सिलेबस में उसे हम नहीं पढ़ाएंगे, उसे छोड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और वो टाइम कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है जो सिलेबस में ही नहीं है उसको पढ़ने से। ठीक है, तो आपको यहाँ हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मिलेगी। उसके बाद में आपकी जो जो भी ट्रेड है, जिनकी ऑटोमोबाइल, फिटर वाले, मैकेनिक डीजल वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, तो ये हमारे सारे जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल है हमारे ऐप पे। अब ये कोर्स आपको कहां से अवेल होंगे, कोर्स अवेल होंगे सर हमारा ऐप है क्लासपीडिया के नाम से, प्ले स्टोर पे क्लासपीडिया वाला ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे। उन कोर्स को आप क्या करो, सेलेक्ट करो, परचेज करो और पढ़ाई शुरू कर दो। तो मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले सर इसमें हमारी जो टीम होगी ट्रेड थ्योरी वाली है ना, ट्रेड थ्योरी, तो ट्रेड थ्योरी तो सर हम शुरुआत में सबसे पहले 50 नंबर की ही करवाएंगे, अगर टाइम लिमिट जो है उसके हिसाब से। लेकिन जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो पूरा आपका जो 50 नंबर का है वो पूरा 50 का ही करवाया जाएगा, 50 में से 50 का ही करवाया जाएगा, कम का नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये तो आपका मेरिट में जुड़ेगा ये सब्जेक्ट, और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करना भी जरूरी है, लेकिन क्वालिफाई करके करोगे क्या जब आपके मेरिट लायक नंबर ही नहीं है ना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें तो आपको पास ही करना है, तो गिरते पड़ते आप पास हो जाओगे, लेकिन यहाँ आपको नंबर खींचने, इसलिए ये तो पूरा आपको 50 का पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले ये आपको 50 नंबर का पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर टाइम देता है रेलवे, आगे एग्जाम और बढ़ाता है और थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता है, तो 50 के अलावा फिर हम कोशिश करेंगे पूरा 75 नंबर का ही मैटर आपको पढ़ाया जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि सर हम आपसे जितना कमिटमेंट करें उससे ज्यादा आपको दे, जिससे हमारा विश्वास बनेगा आप लोगों में कि नहीं नहीं सर ने जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा दिया, कम तो नहीं दिया। लेकिन अगर हम कमिटमेंट कर दे तो देखो टाइम कम बचा है, तो 50 नंबर का तो हम आपको बिल्कुल श्योर कर रहे हैं कि 50 नंबर का मैटर हम आपको पढ़ाएंगे। उसकी 50 का बोल के हम आपको टाइम मिलेगा तो हम आपको पूरे 75 नंबर का मैटर दे देंगे, उसका कोई अलग से कोर्स फीस वगैरह कुछ नहीं है, करेंगे पूरा 75 नंबर का है ना। लेकिन 50 के हम आपको अभी फिलहाल कमिटमेंट कर रहे हैं, जिससे हम 75 का दें तो आप ये लगेगी सर ने अपना कमिटमेंट जो बोला था उससे ज्यादा हमें दिया। ठीक है, क्योंकि यही हमारा यूएसपी है। और देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है ना, क्लासपीडिया के नाम से, क्लासपीडिया के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर जिन्होंने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की और ट्रेड की रोजाना फ्री लाइव क्लास चल रही है। तो उन क्लासेस का बेनिफिट उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है क्लासपीडिया, इसको सब्सक्राइब कर लो और फ्री क्लास जो चल रही है, लाइव क्लास जो चल रही है, उनका बेनिफिट ले लीजिए। बाकी आपको जिसको कोई कोर्स खरीदना है तो ये ऐप डाउनलोड करो, और साथ में इस पर आपको बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई है, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे और इसको चलाओगे भी तो आप बहुत सारी फ्री मॉक टेस्ट का भी लाभ ले पाओगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका ट्रेड सिलेबस, आपका कि ऑटोमोबाइल का सिलेबस क्या रहेगा एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम्स में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपकी जो लाइव क्लास जो चले उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे फिर इसी तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।